दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में जैसे ही बीजेपी ने 36 का आंकड़ा पार किया तो उसे एक बात कंफर्म हो गई कि दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी यहां पर अब की बार किसको सीएम बनाएगी। हमारे साथ दीपक जी हैं, दीपक से जरूर जानेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जो जीत थी वो हासिल की है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं और कौन से वो नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी अब की बार चाहेगी कि ये चेहरा सीएम होना चाहिए, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू अगर जल्द चुनाव होते हैं 2028 के आसपास तो आने वाले समय में जितने क्षेत्र हैं आसपास के उनमें सबसे मजबूत बीजेपी खुद को बना सके। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार। और जो अभी हम चेहरों की बात कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है परवेश सिंह वर्मा का। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब 2019 के चुनाव आपको याद हो, लोकसभा चुनाव हुए, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे वो 5 लाख वोटों से जीते थे। और अभी फिर उसके बाद उनको बैठा दिया गया इस बार लोकसभा चुनाव में, और जिस तरह से विधानसभा में उतारा गया तो ये अपने आप में एक बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है कि अगर वो परवेश शर्मा को जो है इस बार चुनावी मैदान में उतारने के बाद सीएम की कुर्सी देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एक जाट नेता है और जाट फैक्टर काम कर सकता है, क्योंकि अब देखिए हरियाणा में कोई जाट सीएम नहीं है, राजस्थान में कोई जाट सीएम नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई जाट सीएम नहीं है। तो अगर दिल्ली की सत्ता पर एक जाट सीएम बनाया जाता है तो इन तीनों राज्यों को भी एक बूस्टअप मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। और आने वाला जो चुनाव है, यूपी का चुनाव हम देख लेते हैं, इसके बाद पंजाब का चुनाव देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दाव खेल सकती है परवेश सिंह वर्मा पर। और इसका जो दूसरा नाम जो चर्चा में है, क्या परवेश वर्मा को लेकर ये चीजें नहीं है कि उनके पिताजी पहले दिल्ली के सीएम रह चुके, तो बीजेपी जहां लगातार परिवारवाद के ऊपर बात कहती है, परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देते, तो क्या उस एग्जाम्पल के हिसाब से ठीक बैठते परवेश वर्मा? जी हाँ, ये बात सही है कि परिवारवाद को बीजेपी ने बढ़ावा नहीं दिया है, हमेशा इस फैक्टर पे रही है। लेकिन अगर आप देखें दिल्ली के बड़े नामों में इस समय फिलहाल दिल्ली के बड़े नामों में अगर रमेश भिथोड़ी जीत जाते तो वो अपने आप में एक बड़ा नाम हो सकता था, टफ फाइट हो सकती थी इन दोनों के बीच में। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में वो परवेश सिंह वर्मा ही है। इसका कारण ये है कि एक तो वो जाट नेता है, सबसे बड़ी बात जिसकी हम बात करें, जो जाट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काम करेगा। क्योंकि आप देखिए जो आंकड़े कहते हैं वो ये है कि दिल्ली की जो 13 जाट बहुल सीट है उसमें बीजेपी ने 11 और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर ही जीत दर्ज की। तो जो जाट कम्युनिटी जो नाराज चली आ रही थी राजस्थान चुनाव से पहले भी, हरियाणा चुनाव से पहले भी, तो कहीं ना कहीं उनको भी साधने की कोशिश इस बार बीजेपी कर सकती है। प्रवेश के साथ साथ एक ये वाला फैक्टर भी हो सकता है कि उन्होंने पूरा सीएम को हराया है दिल्ली की विधानसभा सीट से, जहां पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रवेश वर्मा इस लिस्ट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, सबसे मतलब वही तो बात है ना कि जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी पूरी दिल्ली विधानसभा की, नई दिल्ली विधानसभा सीट, वहां पर परवेश सिंह वर्मा की जो जीत है वो अपने आप में काफी मायने रखती है। तो इस वजह से परवेश सिंह वर्मा टॉप पर चल रहे हैं अभी रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में। अगर हम दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें तो नवीन मनजिंदर सिंह सिरसा है, एक पंजाबी समुदाय सरदार जी या सरदार निकले। हाँ, तो उनका भी लेकर उनको नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने और पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को वहां पे अच्छा खासा डेंट पहुंचा है किसान आंदोलन को लेकर, इस बार अगर मनजिंदर सिंह सिरसा को लोग मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा हावी पड़ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फाइट होगी वहां पर बीजेपी से। तो मनजिंदर सिंह सिरसा एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर। क्यों, आप देखिए कि सिरसा ने 2013-17 के शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस पर वो तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। सबसे बड़ा फैक्टर है कि 3 बार लगातार वो चुने गए हैं, और जब 3 बार कोई जीतता आता है तो वहां के जो कार्यकर्ता, सर माफ कीजिएगा, पिछली बार यहाँ पर धनोती चंदेला जो आम आदमी पार्टी की थी वो कैंडिडेट चुनाव जीती राजौरी गार्डन से। हाँ, तो जिस तरह से उन्होंने लगातार जीत कायम रखी है तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में भी एक संदेश जाएगा, जो बीजेपी का हमेशा रहता है कि कार्यकर्ताओं को अप रखती है, हमेशा उनका मान सम्मान करती है। तो एक उसका भी फैक्टर हो सकता है यहाँ पर कि अगर वो सिरसा को मौका देती है मुख्यमंत्री सीएम कुर्सी के लिए। और बाकी एक ये भी देखने वाली बात हो सकती है कि क्या दिल्ली में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आप देखिए यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और यही फैक्टर यहाँ पर भी काम आ सकता है। क्या ये कास्ट फैक्टर को साधने के लिए हो सकता है, कास्ट फैक्टर को साधने के लिए कि एक मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर जाट फेस को अगर सीएम बनाते हैं तो एक पंजाबी को उप मुख्यमंत्री बना दे, एक पूर्वांचली को उप मुख्यमंत्री बना दे, तो तीनों को यहाँ पर साधने की पूरी कोशिश की जाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद। जो मुख्यमंत्री का चेहरा है और उप मुख्यमंत्री की रेस है उसके अंदर एक चेहरे की हम बात कर लेते हैं, मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंडी है, उत्तराखंड का अच्छा खासा जनाधार है दिल्ली की राजनीति में, और उन वोटर्स के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी को अब की बार हम कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर अच्छा खासा फायदा हुआ है। और जो मोहन सिंह बिष्ट ने पहले करावल नगर से एमएलए हुआ करते, बीजेपी के पुराने नेता हैं, वहां से इनका टिकट काटा गया। उसके बाद इनका एक इमोशनल सा बयान भी आया, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इनको संभाला और मुस्तफाबाद से इनको टिकट दिया। जैसे ही इन्होंने रैली की मुस्तफाबाद में तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर पहुंचे, तो उनका हाथ पकड़ कर उन्होंने कहा था कि आप इनको यहां से जिता दीजिए, बड़ा आदमी बनाना, बड़ा पद देना हमारा काम है। तो उस नजरिए से उनका नाम भी लगातार सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सामने की
उनको स्पीकर बनाया जा सकता है दिल्ली की विधानसभा सीट पर। दीपक, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए जो मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा गया, उसका उन्हें ऐसे क्षेत्र से टिकट दिया गया जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुस्तफाबाद से टिकट देना अपने आप में बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि ब्लफ कार्ड था, और वहां पर उन्होंने जीत हासिल कर ली मोहन सिंह बिष्ट ने, और ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी। 17,000 से ज्यादा वोटर जीते हो वहां पर। इतनी ज्यादा जब जीत मिलती है, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि बिष्ट की जो संगठन में भी अच्छी पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक मौका दिया जा सकता है, ताकि जो उत्तराखंड से जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनमें एक संदेश जाए कि हम आपके साथ हैं, बीजेपी उनके साथ है। उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी जीतते आ रही है, उसको लेकर भी एक साफ संदेश जाएगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जो संघ की नज़दीकियाँ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आ सकती है। इसके अलावा अगर हम चौथे नाम की बात करें, तो चौथा नाम वीरेंद्र सचदेवा। जैसे दीपक बात करें हम कि बीजेपी लगातार ये रणनीति अपनाती है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष और सीएम बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा आतुर रहते हैं। जैसे हरियाणा में देखते हैं हम, नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनको सीएम बनाया अचानक से मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा लेकर। तो ऐसे इस तरह की कुछ राजनीति हो सकती है दिल्ली में भी? जी बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा को लेकर इस तरह की बातें चल रही है अभी, क्योंकि जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष रहकर उन्होंने कमान संभाली, 27 साल बाद भाजपा की वापसी में जो उनका योगदान रहा है वो कोई नहीं भूल सकता। तो इस बात को देखते हुए एक फैक्टर ये माना जा सकता है कि उन्हें दिया जाएगा। क्या लगता है, अगर उनको सीएम बनाया जाता तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा? कौन सी विधानसभा सीट होगी जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अभी अगर इन बात करें तो सबसे अच्छी सीट तो मेरे ख्याल से नरेला होगी। नरेला, हाँ, क्योंकि वहाँ पे भाजपा की अच्छी पकड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और एक बड़ी सीट भी है। अच्छा। या फिर नागलो या मुंडका से उनको लड़ाया जा सकता है चुनाव, वहाँ पे भाजपा थोड़ा आसानी से संभाल सकती है अपने आप को। तो ये एक देखने को मिल सकता है कि अगर वीरेंद्र सचदेवा को मौका देते हैं तो। बाकी अन्य चैनलों में कुछ इस तरह के अलग अलग नाम दिखाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है, नुपुर शर्मा का भी नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज का फोटो लगाकर भी बड़े बड़े मीडिया चैनल से चाहते हैं कि लोग उनसे जुड़े, उनको देखें कि इनके चेहरे पर भी यहाँ पर सीएम का जो फेस है वो घोषित हो सकता है। क्या लगता है दीपक? देखिए, इनका नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आप देखिए कि केजरीवाल से पहले जो मुख्यमंत्री थी वो महिला थी, अभी राष्ट्रपति हमारी महिला है, ठीक है। तो बीजेपी जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, इस वजह से इन लोगों का नाम भी चल रहा है। बांसुरी स्वराज ने जो लेगेसी सुषमा स्वराज की थी वो संभालते हुए आगे बढ़ रही है। क्या इतनी बड़ी नेता है बांसुरी स्वराज की, उनको दिल्ली का सीएम प्रमोट किया जा सकता डायरेक्ट, इतने बड़े एक्सपीरियंस वाले नेताओं को साइड में करके? देखिए, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो बीजेपी ने ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी एक्सपीरियंस को लेकर। आप राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं, आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं, आप और बाकी जगहों पर भी इनका उदाहरण ले सकते हैं कि बीजेपी ये देखती है कि किस तरह से संगठन को भी एकत्रित किया कर रखा जा सके, एक संदेश जनता के बीच में जाए। आप देखिए कि किसको बनाना है सीएम। अगर मुख्यमंत्री के देश में महिला को लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को लेकर जो अभी तक जो पॉलिटिक्स चल रही थी अरविंद केजरीवाल की हो चाहे कांग्रेस की हो, कि महिलाओं को ये फ्री देंगे। शिखा रोय एक अच्छी नेता है बीजेपी, चुनाव जीती है हाल ही में इस विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है उनको प्रमोट कर सकती है बीजेपी? हाँ, उनको भी कर सकती है। हो सकता है तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके एक महिला के तौर पर। एक जो केजरीवाल लगातार बात करते हैं महिला सम्मान की, दूसरे का सम्मान अगर बीजेपी देगी तो उनके पास एक कोर वोटर हो जाए महिला के तौर पर, क्योंकि महिलाएं हमेशा निर्णायक रहती है किसी न किसी चुनाव में। हाँ, बिल्कुल निर्णायक रही हैं। चाहे आप महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव देखिए, जो महिलाओं के लिए जो योजनाओं का ऐलान किया गया उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सारा का सारा खेल पलटा है। तो इस बार अगर इस तरह के योजनाओं के साथ अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर या उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अगर महिला को लाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बीजेपी जिस बात करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, 33% का आरक्षण जो जिसकी बात की जाती है, तो उसमें भी एक फिट बैठता है पूरा का पूरा अगर शिखा रॉय को दिया जाता है या फिर बांसुरी स्वराज को दिया जाता है। जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, उसके बाद सीएम के चेहरों को लेकर कौन कौन से वो दावेदार है जो सबसे आगे अग्रिम श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन, आप बताइए कि आपको क्या लगता है बीजेपी किस तरह से अपने जो पासे है वो पलटेगी और यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में किसे वो सीएम बना सकते हैं? उसके बारे में अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।